Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 4 नवंबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। और आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु रेलगाड़ी इनमें से किस राज्य में शुरू की गई है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई केरला। हाल ही में केरला में भारत की पहली सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन लॉन्च की गई है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि भारत की पहली सोलर एनर्जी पावर्ड मिनिएचर ट्रेन का उद्घाटन किया है केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 2 नवंबर 2020 को। और ये इसका उद्घाटन किया गया है एट दी वैली टूरिस्ट विलेज, जो कि है केरला के आउटस्कर्ट्स में। इसमें उन्होंने एक मिनिएचर ट्रेन का उद्घाटन किया है, जिससे जो बच्चे हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा ये अट्रैक्टिव लगेगा। मेनली ये बच्चों के लिए किया गया है। और उसके साथ साथ उन्होंने एक 2.5 करोड़ रुपए लागत स्विमिंग पूल का भी उद्घाटन किया है। तो चलिए अब जानते हैं डिटेल्स। तो हाल ही में केरला के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, केरला की सरकार है, उन्होंने 60 करोड़ रुपए दिए थे, जिसके तहत कई सारे पैनोरामिक डेस्टिनेशन है केरला में, उन्हें अपग्रेड किया जाएगा टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और उसी के तहत ये मिनिएचर ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं इस ट्रेन के बारे में। तो ये जो ट्रेन है इसमें 3 बोगीज होगी कुल, और ये एक साथ 45 लोगों को एकोमोडेट कर सकती है। ये ट्रेन इको फ्रेंडली है और इसके साथ साथ ये सोलर पावर्ड है, यानी कि सूर्य की ऊर्जा से ये चलेगी। और इसके साथ साथ जो भी एक्सेस सोलर पावर जनरेट किया जाएगा वो केरला के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनकी ग्रिड में भेजा जाएगा। तो इसकी लंबाई यानी कि कुल 2.5 किलोमीटर मिनिएचर रेलवे ट्रैक्स पर चलेगी। और इसके साथ साथ जो भी विजिटर्स उस ट्रेन में बैठे रहेंगे वो नेचर का लाभ उठा सकते हैं। इस ट्रेन की डिज़ाइन को आप देख के कह सकते हैं कि जैसे जो दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन चलती है ये काफ़ी सिमिलर है, लेकिन ये उसका एक छोटा वर्जन है। इसमें स्मोक भी निकलेगा इनकी चिमनी से, जो आर्टिफिशियली जनरेटेड है, जैसे कि पहले की ट्रेन्स में होता था, जिससे लोगों को एक नॉस्टैल्जिक व्यू भी मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं केरला के बारे में। केरला के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। केरला का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और उनके मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, इनमें से किस मंत्रालय ने स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के साथ गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ऑर्गेनाइज किया है गंगा उत्सव 2020 विद नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो गंगा उत्सव का उद्घाटन किया गया है वर्चुअली 2 नवंबर 2020 को, यानी कि ये 3 दिन चलेगा फेस्टिवल, 2 नवंबर से 4 नवंबर तक। और इसे ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये इस साल उनकी 12वीं वर्षगांठ है जब से जो हमारी गंगा नदी है उसे नेशनल रिवर घोषित किया गया है। इसके अलावा गंगा, जैसे कि हम जानते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। और इसके साथ साथ ये 11 स्टेट्स से फ्लो करती हैं। इसकी शुरुआत होती है फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर और उसके बाद ये धीरे धीरे भारत के 11 स्टेट्स को कवर करती है। तो एज अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन जो गंगा टास्क फोर्स है उन्होंने कंडक्ट किया था एफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ लगाए थे। उन्होंने कई सारे ड्राइव्स ऐसे कंडक्ट किए थे एनसीसी कैडेट्स के साथ। तो ये जो 3 दिन ये फेस्टिवल चलेगा इसमें कई सारे सेलिब्रिटीज़ भी हिस्सा लेंगे। और इसमें जैसे गंगा की क्या स्टोरी है, क्या से ओरिजिन हुआ गंगा का, और इसके अलावा सिंगर्स लाइक कैलाश खेर भी इसमें हिस्सा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, 2020 से 2023 की अवधि के लिए अंतर सदस्य संघ यानी कि आईपीयू के नए अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। चलिए द आंसर इज ए डुआर्ट पेचेको को चुना गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन फॉर अ पीरियड फ्रॉम 2020 टू 2023। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो डुआर्ट पेचेको जो कि पोर्टुगल से बिलोंग करते हैं, उन्हें चुना गया है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नए अध्यक्ष के रूप में फॉर अ पीरियड फ्रॉम 2020 टू 2023। चलिए अब बात करते हैं
आईपीओ के बारे में, तो ये पहली मल्टीलैटरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में जिसका पर्पस ये है कि सभी देशों के बीच में वो एनकरेज करती है डायलॉग्स और कोऑपरेशन को। इसके साथ साथ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी कि आईपीयू प्रमोट करती है डेमोक्रेसी, और उसके साथ साथ वो हमारी पार्लियामेंट को यंगर, स्ट्रॉन्गर, जेंडर बैलेंस्ड और मोर डाइवर्स होने में मदद करती है। अब बात करते हैं अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो आईपीयू के जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किए जाते हैं फॉर 1 मैंडेट ऑफ 3 ईयर्स, और इनका चुनाव करती है आईपीयू की गवर्निंग काउंसिल जो कि उनकी डिसीजन मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। तो जो आईपीयू के प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि जो अध्यक्ष होते हैं वो पॉलिटिकल हेड होते हैं इस संस्था के, जो सारी एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करते हैं, जितनी भी मीटिंग्स होती है उन्हें चेयर करते हैं, और उसके साथ साथ जब भी आईपीयू रिलेटेड ग्लोबल इवेंट्स और गैदरिंग्स होते हैं उनमें वो रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आईपीयू के बारे में। आईपीयू के हेडक्वार्टर्स है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी खोज की गई थी इन द ईयर 1889, और एट प्रेजेंट आईपीयू में 179 नेशनल मेंबर पार्लियामेंट्स हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल, मिशन सागर के द्वितीय चरण के तहत हाल ही में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज पोर्ट सुदान पहुंचा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, आईएनएस एरावत। आईएनएस एरावत हाल ही में पहुंचा है पोर्ट सुदान अंडर द फेज 2 ऑफ द मिशन सागर। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो आईएनएस यानी कि इंडियन नेवल शिप एरावत हाल ही में पोर्ट सुदान पहुंचा है 2 नवंबर 2020 को, और ये पहुंचा है अंडर द फेज 2 ऑफ द मिशन सागर। तो चलिए अब मिशन सागर क्या है पहले उस बारे में हम बात करते हैं। तो मिशन सागर के तहत भारत अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, ताकि जो भी कोविड-19 रिलेटेड उन्हें प्रॉब्लम्स हुई हैं या फिर दूसरी नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण उन्हें परेशानी हुई है उससे उन्हें उभरने में मदद मिल सके। तो एक ये फ्रेंडली जेस्चर है भारत का टुवर्ड्स इट्स नेबर्स। तो इसीलिए उन्होंने आईएनएस एरावत जो कि कंसाइनमेंट कैरी कर रही थी जिसमें 100 टन के फूड एड थे, वो पहुंचा है सुदान पोर्ट को, और ये किया गया है भारत की असिस्टेंट प्रोग्राम जिसका नाम है मिशन सागर, उसके तहत। तो ये जो फूड एड है ये प्रोवाइड करेगी सुदान को और साउथ सुदान को। चलिए अब बात करते हैं सुदान के बारे में। सुदान का कैपिटल है खार्तूम, और सुदान की जो करेंसी है वो है सुदानीज पाउंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां सवाल, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने हाल ही में एक एमओयू साइन किया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके तहत उन्होंने कितने रुपए का रेवेन्यू टारगेट रखा है फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी 2406, यानी कि 2406 करोड़ रुपए का उन्होंने टारगेट रखा है फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो IREDA यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने हाल ही में एक MOU साइन किया है 2 नवंबर 2020 को, जिसके तहत वर्ष 2020-21 के लिए वो की टारगेट सेटअप करेंगे फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। चलिए जानते हैं इसका मकसद क्या है। तो इस MOU के तहत जो भारतीय सरकार है उन्होंने रेवेन्यू टारगेट रखा है 2406 करोड़ रुपए का फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री। तो जो IREDA है उन्होंने अब तक 2700 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स भारत में फाइनेंस कर दिए हैं, और उनकी टोटल लोन डिसबर्समेंट रही है 57,000 करोड़ रुपए। इसके साथ एडिशनल उन्होंने 17,259 मेगावाट का जो ग्रीन पावर है उसे ऐड किया है हमारे कंट्री में। तो ये जो MOU साइन किया है इससे उनका अनुमान है कि 2406 करोड़ रुपए वो जनरेट कर सकेंगे वर्ष 2020-21 में फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6ठा सवाल, 2020 के लिए एमेट लीही अवार्ड इनमें से किसने जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। चलिए द आंसर इज डी, दिनेश काट्रे। दिनेश काट्रे ने जीता है एमेट लीही अवार्ड फॉर 2020। आगे बढ़ने से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। तो बांग्लादेश
बांग्लादेशी बॉय अनजर मुस्तान अली ने हाल ही में अपने ड्राइंग के लिए जीता है $1000 का प्राइज। लगभग 8000 आर्ट वर्क्स में से उन्हें उनकी पेंटिंग को चुना गया था और उन्हें ये प्राइज दिया गया था। के महाश्वेता ने हाल ही में जीता है बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ 5 to 12 ईयर्स उनकी एक्टिंग के लिए। और डॉक्टर सतीश मिश्रा को हाल ही में दिया गया है डॉक्टर तुलसीदास चग अवार्ड 2020। और ऐश्वर्या श्रीधर यंगेस्ट फोटोग्राफर है एट द एज ऑफ 23, जिन्हें फोटोग्राफी के लिए अवार्ड दिया गया है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो एमिट लीही अवार्ड 2020 दिया गया है टू दिनेश कटरे फॉर द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे। काट्रे जो हेड करते थे ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन एंड कंप्यूटिंग ग्रुप एट CDAEC, ये पहले भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये जो अवार्ड है यानी कि एमिट लीही अवार्ड है, ये इस्टेब्लिश किया गया था USA में वर्ष 1967 में, और ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो रिकॉग्नाइज करता है उन लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन को इन द फील्ड ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यानी कि जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है इन फील्ड्स ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, उन्हें ये रिकॉग्नाइज करता है और उसके बाद उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो दिनेश काट्रे हैं उन्होंने ई-लाइब्रेरी भी सजेस्ट की थी अपने इंस्टीट्यूट में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां सवाल, एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स इनमें से किसने जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, ल्यूइस हैमिल्टन। ल्यूइस हैमिल्टन ने जीता है एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो ल्यूइस हैमिल्टन स्पीयर हेडेड मर्सिडीज और उन्होंने रिकॉर्ड 7th क्लेम किया है कंसेक्यूटिव कंस्ट्रक्टर टाइटल एट द एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स। और इसके साथ साथ मर्सिडीज विद वल्टरी बोटास यानी कि दूसरे नंबर पर आए हैं वल्टरी बोटास, और उन्होंने सील किया है रिकॉर्ड 7th कॉन्जिक्यूटिव कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप। और तीसरे नंबर पर आए हैं डैनियल रिसिकार्डो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि 2020 में जितने भी F1 रेसेस हुए हैं उनके विजेता कौन कौन हैं। तो स्टीयरमार्क ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है ल्यूइस हैमिल्टन फ्रॉम मर्सिडीज ब्रिटेन। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है वैल्टरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है ल्यूइस हैमिल्टन। F1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स विजेता है मैक्स इमिलियन वेस्टरपन रेड बुल नीदरलैंड्स। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है ल्यूइस हैमिल्टन। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है ल्यूइस हैमिल्टन अगेन। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है पियरी गैसली अल्फा टोरी होंडा फ्रांस। टस्कन ग्रैंड प्रिक्स और आईफिल ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है ल्यूइस हैमिल्टन। रशियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है वॉल्टरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड। और पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है अगेन ल्यूइस हैमिल्टन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, हाल ही में इनमें से किस राज्य के कृषि मंत्री और आर डोराइकनु का हाल ही में निधन हुआ है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु के एग्रीकल्चर मिनिस्टर आर डोराइकानु का निधन हुआ है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो तमिलनाडु के कृषि मंत्री आर डोराइकनु जो कि कोविड-19 से लड़ रहे थे, उनका निधन हुआ है 1 नवंबर को। इसके अलावा AIADMK के सचिव की भी उन्होंने पोस्ट निभाई थी फ्रॉम थंजावुर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट। तो 72 वर्षीय थे आर डोराइकानु और उन्हें चुना गया था फ्रॉम पपनासम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। और उसके बाद 13 अक्टूबर को उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था बिकॉज उनके साथ कुछ ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे थे और वो कोविड-19 पॉजिटिव भी पाए गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां सवाल, शॉन कॉनरी का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, एक्टर। शॉन कॉनरी एक जाने माने अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो स्कॉटिश मूवी के लेजेंड यानी कि दिग्गज शॉन कॉनरी जो अपने इंटरनेशनल स्टारडम में आए हैं एज दी सॉफ्ट, सेक्सी एंड सोफिस्टिकेटेड ब्रिटिश एजेंट,
जेम्स बॉन्ड, उनका हाल ही में निधन हुआ है एट द एज ऑफ 19। अपने किरदार जेम्स बॉन्ड के लिए वो सबसे ज़्यादा जाने जाते थे और उसके साथ साथ जो सिल्वर स्क्रीन उन्होंने डोमिनेट की थी 4 डिकेड्स के लिए, यानी कि 40 वर्षों के लिए उन्होंने डोमिनेट किया था सिल्वर स्क्रीन को। ऐसा भी कहा जाता है कि आज तक सबसे अच्छा किरदार जेम्स बॉन्ड का अगर किसी ने निभाया है तो वो है शॉन कॉनरी। इसके साथ साथ वो पहले एक्टर थे जिन्होंने जेम्स बॉन्ड को प्ले किया था ऑन द बिग स्क्रीन इन डॉक्टर नो इन द ईयर 1962 एंड फ्रॉम रशिया विथ लव। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, टी कृष्णन का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। चलिए, द आंसर इज बी, वायलिनिस्ट। टी एन कृष्णानन एक जाने माने वायलिनिस्ट थे। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो दिग्गज वायलिनिस्ट टी एन कृष्णन का हाल ही में निधन हुआ है चेन्नई में ऑन 2 नवंबर को एट द एज ऑफ 92। ये काफ़ी जाने माने वायलिनिस्ट थे और इसके साथ साथ उन्हें कई सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं जिसमें से पद्म विभूषण भी शामिल है। वो अपने जो ग्रेट काम है उसके लिए जाने जाएंगे और इसके साथ साथ उनके जो म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज रहे हैं ओवर द ईयर्स वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेशियस रहे हैं और उसके साथ साथ उनकी जो पर्सनालिटी है वो भी काफ़ी इंस्पिरेशनल रही है कई सारे लोगों के लिए। तो चलिए, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई सजेशंस हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।